Hello student, welcome back to the Nishan classes online digital platform. Now we will discuss today class 12 CBSE Biology B2 of टेस्ट सीरीज जो 12 दिसंबर को होने वाला है। 12 सेकंड जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेल्फिंग heterozygous round and yellow seeded plants the production of heterozygous for both the trait would be। तो यहाँ पर जो टोटल डाइहाइब्रिड क्रॉस में 16 प्लांट ऑब्टेन होते हैं, तो 16 प्लांट में से वो पूछ रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग है बोथ ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस कितने प्लांट्स ऑब्टेन होंगे। तो हेटेरोजाइगस काइंड ऑफ प्लांट्स की काउंटिंग करनी है। तो इसका आंसर आता है हमारा डी। यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस कराकर देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस किस किस के बिटवीन ये सपोज कर रहा है, उसने बोला है हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट जो है जो कि F2 जनरेशन के लिए सेल पॉलिनेशन कराएंगे। तो सेल पॉलिनेशन में कितने हेटेरोजाइगस प्लांट ऑब्टेन होंगे। तो प्लांट में सेल पॉलिनेशन कराने के बाद ये F1 जनरेशन में होता है द प्रोडक्शन ऑफ हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट वुड बी। बोथ ट्रेट के रेफरेंस में बोलना है कि दोनों टाइप के ट्रेट जो है वो ऑब्टेन होने चाहिए, राउंड भी और येलो भी, है ना। तो यही वाले ट्रेट वाले प्लांट्स काउंट करने टोटल इनमें सेल पॉलिनेशन करने के बाद। तो इनका जो जीनोटाइप है वो किस तरह से फॉर्म होगा राउंड का। तो ये आता है राउंड डोमिनेंट है, राउंड लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में बोला है। तो ऑन सेल्फिंग हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो सीड बोला है। तो ये तो डोमिनेंट और होमोजाइगस कंडीशन होगी। उन्होंने बोला है राउंड और येलो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए ये। तो हमें फर्स्ट जनरेशन में F1 में ये ऑब्टेन होता है। तो इन्हीं के बिटवीन जो है हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने पर हमें इन्हीं दोनों सेम ट्रेड की हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितनी ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होती हैं वो यहाँ पर शो करना है। तो जब हम लोग इनमें क्रॉस कराएंगे तो जो 14 है उनमें से हमें पता है 4 जो है वो सेम ट्रेड की जो है ऑब्टेन होने वाली है, जो क्रॉस कराकर हम लोग देख सकते हैं। चाहो तो आपके लिए मैं क्रॉस करा सकता हूँ। क्रॉस जो है वो यहाँ पर इस तरह से होगा। याद रखना है ये क्रॉस कराकर देखने पर ये काफी लॉन्गर होने वाला है। सपोज कर लो ये यहाँ पर कैपिटल आर, क्रॉस कराकर देख ही लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका क्रॉस हम लोग सेम रेसेसिव के साथ ही करा रहे हैं। तो इनके लिए ये पेरेंट हो गए, गैमेट फॉर्म करेंगे तो इनको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने पर जो हमें गैमेट ऑब्टेन होंगे ये इस पेरेंट के, तो सबसे पहले क्रॉस कराकर देख लेते हैं। आर का आर के साथ, फिर इस आर का इस वाई के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम इस आर का इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट फॉर्म होंगे दोनों की तरफ। तो ये हमारे गैमेट्स फॉर्म हो गए। क्रॉस कराकर देखना है तो क्रॉस कराकर देखो। यहाँ पर हम लोग क्रॉस कराएंगे और जीनोटाइप लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकंड गैमेट आता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई और लास्ट वन आता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस कराकर देखते हैं। क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकंड जनरेशन यहाँ पर सेकंड रो देखो, कैपिटल आर है, फिर आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो उसने ये बोला है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन की जो ट्रेट है, सेम ट्रेट, वो कितनी है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन देखना है जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो ये काउंट हो रही, मैं इसको इस तरह से, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन में राउंड और येलो कलर के जो प्लांट ऑब्टेन हुए हैं वो पूरे 16 में से ओनली 4 हुए हैं। तो वही वहां पर आंसर आएगा हमारा 4। ये देखो 4 ऑब्टेन हुए सेम हेटेरोजाइगस कंडीशन में बोथ ट्रेट के, जिनको सेल्फिंग करा रहे, तो 4 प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following does not follow Mendel's law of dominance? Mendel's law of dominance को कौन फॉलो नहीं करता है? हमें पता है मीराबिलिस जलापा जो कि व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर के बिटवीन हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो एक मिड कैरेक्टरिस्टिक्स पिंक वाला जो है वहां पर शो हो जाता है, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो हमारा आंसर आएगा बी, जो डोमिनेंसी को शो या बोल सकते हैं फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर ब्लाइंडनेस इज द कॉज्ड ड्यू टू। तो एक्चुअली में कलर ब्लाइंडनेस जो है एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन कॉज होता है, उसकी वजह से होता है। तो एक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है और ये रेसेसिव काइंड ऑफ है, बिकॉज ऑफ ये नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो शो नहीं होता है। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, तो इसी की वजह से कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज। सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग एक इक्वेशन होता है जिसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है। तो हमारा आंसर आता है सी, इसी को हम लोग एक सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्ट कोडन इज। तो हमें पता है एयूजी जो है वह एक स्टार्ट कोडन होता है, ये रहा, और बाकी के जो दे रखे हैं यूजीए, यूए और यूएजी, ये स्टॉप कोडन होते हैं जो यू सीक्वेंस से स्टार्ट होते हैं। एयूजी ही है जो ओनली एंड ओनली स्टार्ट कोडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड। उन्होंने एक्चुअली में ये बताया था कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए 1 to अदर जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का था। आंसर आता है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली मैं नेचुरल सिलेक्शन डार्विन में गिवन किया था। उन्होंने बोला था कि नेचर ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करती है कि न्यू वेरिएशन या नए कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से वेरिएशन कॉज होता है, रिवोल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बेट और मैन रिप्रेजेंट। देखो व्हेल का जो फ्लीपर होता है वो फोर लिम्ब है, तो एक्चुअली में वो स्विम करने में काम आता है, बेट के उड़ने में, और मैन का जो है फंक्शनिंग करने में, यानी कि तीनों के रेफरेंस में जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। तो जिनके फंक्शन डिफरेंट और स्ट्रक्चर सिमिलर, ऐसे को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस काइंड ऑफ ऑर्गन। तो आंसर आता है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी उस टाइम? ऑक्सीजन नहीं था, कोई ऑक्सीडेटिव काइंड ऑफ ऑक्सीजन के लिए एटमॉस्फेरिक नहीं है, तो वहां पर बोल सकते हैं एनवायरनमेंट ही नहीं था, तो ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। आंसर आता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले, जिसके ये 4 स्टेटमेंट गिवन किए हैं। क्वेश्चन पहला आता है इसके अंदर, 10th असर्शन है, कोडोमिनेंस रिजल्ट्स इन बोथ एलील बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप। कोडोमिनेंस का मतलब होता है यहाँ पर बोथ एलील जो प्रेजेंट होती है अपना आप को एक्सप्रेस करने का ट्राई करती है और बोथ ही अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। आर में दिया हुआ है कि इन कोडोमिनेंस वन एलील इज डोमिनेट ओवर द अदर। हो ही नहीं सकता, ये अपना आप में दोनों ही डोमिनेट है, अपना आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो ए तो ट्रू है, आर जो है साफ साफ फॉल्स है, ऐसा नहीं होता कोडोमिनेंसी में। आंसर आएगा डी उसका। सेकंड क्वेश्चन इसका असर्शन है, प्लियोट्रॉफी अकर्स व्हेन वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट्स। तो प्लियोट्रॉफी का मीनिंग होता है कि वन जीन जो है वो अफेक्ट करती है मल्टीपल ट्रेट्स को, एक से ज्यादा को, ये ऐसा बोला हुआ है।
तो यहाँ पर ए जो है वो राइट है। प्लियोट्रॉफी का मीनिंग होता है वन जीन जो है वो एक्चुअली में कंट्रोल करती है अदर काइंड ऑफ ट्रेड्स को, मल्टीपल ट्रेड्स को। रीजन, प्लियोट्रॉफी का बेस्ट एग्जांपल, जैसे हमें जुकाम हुआ, एक ही ट्रेड, सॉरी अभी मैं बात बताऊं। रीजन देखो, अ सिंगल जीन कैन इन्फ्लुएंस मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि एक सिंगल जीन मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करती है। तो प्लियोट्रॉफी के रेफरेंस में स्टेटमेंट राइट है, बोथ राइट है, और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है, जैसे एक जीन देखो मल्टीपल ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, तो जीन जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करती है मल्टीपल, तो यहां पर ये एक्सप्लेन करता है इसको। राइट आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली इन द 5th प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये एक राइट थिंग है, क्योंकि जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है 5 प्राइम एंड पर, तो 5 to 3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट होते हैं। डीएनए रीजन क्या दिया हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स अ फ्री 3 प्राइम एंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू एक्सटेंड द चेन। हाँ, ये वहां पर 3 प्राइम एंड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसी के साथ अटैच होता है, और वहां पर जाकर इस पूरी चेन को फॉर्म करना स्टार्ट करता है और एक्सटेंड करना स्टार्ट करता है। तो बोथ राइट है और आर एक्सप्लेन भी करता है ए को, तो आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, राइट थिंक है, म्यूटेशन की वजह से ये परमानेंट चेंजेस आते हैं, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन है। रीजन दिया हुआ है कि म्यूटेशन क्रिएट अ न्यू एलील्स इन अ पॉपुलेशन। हाँ, राइट थिंक है, म्यूटेशन की वजह से एक न्यू एलील जनरेट होता है, नया एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है जो परमानेंट होता है। तो ऑब्वियसली राइट है कि दोनों राइट है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ है, डिफाइन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर या एक्सप्रेशन की बेसिस पर डिसाइड करना। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, हाँ भाई ये जीनोटाइप है, ये टॉल टॉल है, और हम लोग जीनोटाइप में एक स्मॉल टी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक स्मॉल टी मैं ऐड कर देता हूँ, ये इस स्मॉल टी ले लिया मैंने। तो ये तीनों 3 डिफरेंट काइंड ऑफ जीनोटाइप को डिनोट करते हैं। फिनोटाइप में जो है ये फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं एक्सटर्नल शो होने पर। तो देखो टॉल और ड्वार्फ ही है, टॉल है ड्वार्फ है, तो दो ही काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है एक्सटर्नल फीचर्स की बेसिस पर, तो उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है इसी का, और व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, प्लॉट पुन्नेट स्क्वायर फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए तुम्हें पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ भी करना है। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन जो जीन एक्सचेंज होता है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। मोनोहाइब्रिड के रेफरेंस में आपको क्रॉस मेंशन करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पुन्नेट स्क्वायर। तो याद हो तो मैं यहीं पर ही ड्रॉ कर देता हूं। हम लोग पुन्नेट स्क्वायर के रेफरेंस में जो क्रॉस करते हैं तो ऐसा होता है, कैपिटल टी ले लेते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा फॉन्ट पतला करते हैं, ठीक है, ये हटा दो। कैपिटल टी ये पेरेंट ले लिया मैंने, ये स्मॉल टी, ये गेमेट आ गए, ये आ गई हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को एज अ पेरेंट ले लिया 2। यहाँ पर हम लोग गेमेट फॉर्म करेंगे इस तरह से, 4 गेमेट फॉर्म होंगे, पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर एक को मेल और एक को फीमेल सपोज करना है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, चेकर बोर्ड बना लिया है हमने, क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन के लिए चेकर बोर्ड है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो ये परफॉर्म कर दिया कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन एक्सोन एंड इंट्रॉन। एक्सोन इंट्रॉन एक्चुअली में एमआरएनए पे प्रेजेंट डीएनए, सॉरी जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड के रेफरेंस में। एमआरएनए पर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है उनको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती। और जो एक्सोन होते हैं वो एक्चुअली में जेनेटिक बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड ऑन करते हैं यानी कोड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग सीक्वेंस।
तो एक्सॉन एक कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती है, उसी को हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं। जो कोड करता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। इंट्रॉन को तो कट करके हम लोग बाद में रिमूव कर देते हैं एचएनआरएनए से, और जो बचता है उसको ऐड करके एक्सॉन को ऐड कर देते हैं, वही होता है हमारा एमआरएनए फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, और व्हाट इज द रेप्लिकेशन फॉर ड्रॉ द लेबल डायग्राम। तो जब ये डीएनए सपोज कर लो हमने कॉइल करके इसको अनकॉइल कर दिया है, ये कॉइल फॉर्म में होता है, ऐसे अनकॉइल कर दिया है, ये जनरली तो ऐसा शो होता है ऐसे करके ट्विस्टेड फॉर्म में, ये होता है हमारा डीएनए ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, जैसे राइट हैंडेड कॉइलिंग बना रखी। जब हम लोग इसकी कॉइलिंग को ओपन कर देंगे तो ये स्ट्रेट फॉर्म में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया। अब क्या होता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होता है हमें, सॉरी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया हमने। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करना स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे फैल जाता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ये यहाँ से इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया देखो, तो एक वाई शेप फोर्क के फॉर्म में दिखने लगता है, वाई शेप दिख रहा है ये, तो ये होता है वाई शेप फोर्क, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है। लेबल डायग्राम कैसे बोलेंगे, ये स्ट्रैंड है, एक को 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड लेना है, ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड होता है सेंटर 1, और यहाँ पे एडेनिन गुआनिन कुछ भी नाइट्रोजन बेस को डिनोट कर देना है। तो ये होगा एक डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेशन फोर्क जो कि सेपरेट हुआ है, अनवाइंड हुआ है। ये 2 सिंगल स्ट्रैंड इसकी दिखेंगी, इन्हीं पर हमें प्राइमर को ऐड करके रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना है। एक में कंटिन्यूअस फॉर्म होगा और इसमें डिसकंटिन्यूअस, इस तरह से ये रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, गिव एन एग्जांपल। ये हो गया क्या कंप्लीट, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसके इक्वेशन क्या होती है। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो एक्चुअली में नाइट्रोजन बेसिस की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, हार्डी-विनबर्ग क्या है इधर देखो, यहाँ पर पॉपुलेशन के रेफरेंस में हम लोग गिवन कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसा है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट क्या बोलता है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक म्यूटेशन, सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो इनकी एब्सेंस में जो भी एलील पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है वो एलील कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है इनकी एब्सेंस में, उसी को बोलते हैं रिमेनिंग रह जाना पॉपुलेशन में एलील का विदाउट एनी चेंजेस, दैट इज नोन एज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। जब तक कोई फैक्टर नहीं आएगा तब तक पॉपुलेशन के जेनेटिक कैरेक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आते, इसी को बोलते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की जो इक्वेशन होती है वो आती है p² 2pq प्लस q स्क्वायर। इसको आप अगर कंपेयर करो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था आपने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में जीनोटाइप का जो रेशो आता है वो रेशो क्या था, जीनोटाइप का 1:, ये वाला था 1:2:1। देखो 1:2, ये 1 p सपोज कर लो, ये 2 और ये 1, तो 1:2:1 ये एक्सप्लेन करता है इसको। तो ये इक्वेशन एक पॉपुलेशन के रेफरेंस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेफरेंस में, तो देखो ये रिमेनिंग कांस्टेंट ही रहता है जब तक इसको म्यूटेशन के थ्रू हम लोग अफेक्ट ना करें, वही हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल गिवन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन में जिसमें ओरिजिन तो सेम हो पर फंक्शन डिफरेंट हो, जैसे 4 लिम्ब ऑफ मैमल्स हमारे है ना, तो 4 लिम्स हमारे जैसे चीता वगैरह हो गया, हमारा हो गया वेल फिश हो गई, बेट हो गया, तो वेल में तो देखो तैरने में काम आता है, बेट में उड़ने में, हमारे चलने फिरने में या काम करने में, तो फंक्शनिंग डिफरेंट है पर स्ट्रक्चर सेम होती है। एनालॉगस में इसका उल्टा कर दो, इसमें फंक्शन सेम और ओरिजिन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, ये उड़ने में काम आते हैं, लेकिन दोनों में ये 4 लिम्ब और इंसेक्ट के वहां पर फेदर्स या फिन से कन्वर्ट होते हैं, तो याद रखना है दोनों में ओरिजिन डिफरेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद एन एग्जांपल। सेग्रीगेशन का लॉ क्या होता है कि एलील ऑफ अ जीन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सो ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच जीन का एलील जो है वो सेपरेट हो जाता है, और जो गैमेट फॉर्म होते हैं उनमें ईच एलील प्रेजेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। चाहो तो आप गैमेट फॉर्म करके देख लेना। देखो एग्जांपल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी ये होता है, इनमें F1 जनरेशन में ये ऑब्टेन होता है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इस गैमेट में बोथ जीन के सेपरेट एलील प्रेजेंट होते हैं। ये देखो अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन जीन के एलील का सेपरेट हो जाना या सेग्रीगेट हो जाना, दैट इज नोन एज रूल ऑफ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट इज द डोमिनेंस, सॉरी कोडोमिनेंस एक्सप्लेन्स द यूजिंग एबीओ ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस में क्या होता है, ईच एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दोनों ही अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक शो कर देंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में होने के बाद, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें आईए और आईबी जो एलील होते हैं वो कोडोमिनेंसी शो करते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो एबी होता है उस ब्लड ग्रुप एबी का अगर हम लोग जेनेटिक मेकअप देखें तो उसमें बोथ काइंड ऑफ एलील आपको शो होगी। देखो ए बी है, बी बी है और अपना आपको शो कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका ब्लड ग्रुप ए और बी हो जाता है, यानी ए बी अपना आपको एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी। इस तरह से दोनों कोडोमिनेंसी शो करते हुए अपना आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस, मींस अपने आप को एक्सप्रेस करना एक ही पर्टिकुलर पैरेंट के अंदर। What is a transcription unit? Describe its component. Transcription unit एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन में काम आती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए फॉर्म होते हैं, तो डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड जो आरएनए फॉर्म करेगा उसके कंपोनेंट देखो, इसके अंदर एक प्रमोटर होता है, यहाँ प्रमोटर पर आरएनए बाइंड होता है, पॉलीमरेज जो सॉरी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। तो पहला कंटेंट प्रमोटर होता है इसका। नेक्स्ट जो कंटेंट होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होती है, जो कि रीजन है जहां पर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये मेन रीजन है इनका। एक टर्मिनेटर होता है जो सीक्वेंस जो एमआरएनए फॉर्म होगा एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है और वहीं पर ही एमआरएनए का फॉर्म होना स्टॉप हो जाता है। तो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर ये थ्री रीजन होते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, और एक्सप्लेन द लेक ऑपेरॉन विद इट्स रेगुलेशन। लेक ऑपेरॉन को हमें एक्सप्लेन करना है। ये एक्चुअली में हम लोग बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया को किसी पर्टिकुलर मीडियम पे ग्रो कराते हैं जिसमें लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं किस तरह से उस बैक्टीरिया के जीन अपना आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में होगा तो उसको ऑन और एब्सेंस में होगा तो उसको ऑफ कंडीशन बोलते हैं। इसके कंपोनेंट याद रखो, इसमें जो है प्रमोटर, ऑपरेटर, इनहिबिटर ये होते हैं और लास्ट में होती है तीन स्ट्रक्चरल जीन लेग जेड, वाई और ए। ये अपना आपको एक्सप्रेस करके ही वहां पर प्रोडक्ट बनाती है। तो देखो रेगुलेटर जीन होती है, प्रोड्यूस करती है द रिप्रेसर, प्रोड्यूसर या प्रमोटर, एंड ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेटर एक कंट्रोल रीजन है कंट्रोल रीजन रेगुलेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की एब्सेंस में देखो किस तरह से काम होगा। रिप्रेसर जो है वो बाइंड हो जाता है ऑपरेटर साइड पर, देखो क्या क्या प्रेजेंट है। रेगुलेटर जीन होती है पहली, रेगुलेटर जीन जो है प्रोड्यूस करती है रिप्रेसर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। कंट्रोल जो करती है रीजन वो रेगुलेशन करती है। यहाँ पर लैक्टोज की एब्सेंस में क्या होने वाला है वो देखो। मैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करके ही समझा देता हूँ, शायद इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है। हाँ ठीक है, इसको ड्रॉ करके समझते हैं हम लोग। चलो इधर आ जाओ सॉरी, इसको क्लियर कर देते हैं।
इस डायग्राम को। चलो सपोज करना है ये एक्चुअली में जीन का अरेंजमेंट है ई कोलाई के अंदर, जिसको हम लोग मीडिया पे ग्रो कराएंगे। ये इसका अरेंजमेंट है। प्रोमोटर होता है, इनहिबिटर होता है, फिर प्रोमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है। यहाँ होता है स्ट्रक्चरल जीन लेग जेड, लेग वाई और लेग वाई और लेग ए। ठीक है। यहाँ पर इनहिबिटर जो होता है वो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए, और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए एक इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन है ये इनहिबिटरी। ये प्रोटीन का काम क्या है? ये प्रोटीन ऑपरेटर साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा। तो इस प्रोटीन को मैं थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर दूं। इस प्रोटीन को आप सपोज कर लो, ये प्रोटीन है। जैसे प्रोटीन बनती है ऑपरेटर साइट पर जाकर बाइंड हो जाता है। यहाँ पर जब आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हुआ यहाँ, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और स्लाइड करते हुए यहाँ तक जाएगा और इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन को क्या करने वाला है? ये स्टिमुलेट करने वाला है एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन देखो बीच में ये ब्लॉक कर चुका है इनहिबिटरी प्रोटीन। इस कंडीशन को हम लोग ऑफ कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ लैक्टोज एब्सेंट है। तो लैक्टोज के एब्सेंट में ई कोलाई क्या कर रहा है? ऐसा कर रहा है कुछ। अब यहाँ पर ये साइड ब्लॉक है, आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड ही नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रक्चर जीन अपना आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी। रीजन है क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है। वो अगर अपना आप को एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे उनके रेफरेंस में? प्रोटीन्स यानी एंजाइम बनेंगे, जो एंजाइम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। लेकिन लैक्टोज नहीं है तो वो क्यों प्रोड्यूस होंगे? इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन जो होती है इसको ऑफ कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? ये है लैक्टोज के एब्सेंस में किस तरह से अपना आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें केवल एक कंडीशन और अप्लाई कर देनी है कि यहाँ पर हम लोग अब लैक्टोज को लेकर आने वाले, तो लाते हैं लैक्टोज को, तो ये कंडीशन अब ऑफ की जगह हो जाएगी ऑन। तो इस कंडीशन को करने वाले हम लोग ऑन, और ऑन का मतलब है लैक्टोज का प्रेजेंस होना। लैक्टोज को जैसे ही प्रेजेंस करेंगे तो जैसे लैक्टोज यहाँ पर एंटर करता है, ये मेम्ब्रेन है ई कोलाई की, तो यहाँ पर ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग इंक दूसरा यूज कर लेते हैं, थोड़ा ढंग से शो नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको डार्क लेते हैं। देखा तो ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? जैसे एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ पर जो इनहिबिटरी प्रोटीन ऐड है ऑपरेटर साइट पर, तो याद रखना है ऑपरेटर और एलोलैक्टोज को कंपेयर करते हैं तो इनहिबिटरी प्रोटीन जो यहाँ फॉर्म हुई थी उसकी बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड एलोलैक्टोज मैक्सिमम होती है। तो वो इनहिबिटर प्रोटीन आकर वहां से छूटकर किसके साथ बाइंड हो जाएगा? इसके साथ ये कंपाउंड बना लिया। जैसे ये यहाँ आएगा वहां पर इसकी साइट ब्लॉक जो करी थी इसने वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वो रिमूव होगा तो देखो ये साइट जो है जो ब्लॉक थी ऑपरेटर की वो ओपन हो गई है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्लाइड करेगा और स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये ऑपरेटर ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहाँ आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन अपना आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगी। और जैसे ही अपना आप को एक्सप्रेस करेंगी तो तीनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू, पहले तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और फिर ट्रांसलेशन के थ्रू पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगी। लेग जेड, वाई और लेग ए सॉरी लेग जेड तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो है परमीएज,
और ये एसिटाइलकोलिन जो है वो फॉर्म करेंगे। इस तरह से तीनों काइंड ऑफ प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगी। ये एंजाइम यहाँ पर लैक्टोज जो एंटर किया है उसको डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करके अपना काम कर देंगे। तो इस तरह से लैक्टोज का डाइजेशन हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में। इस तरह से ये लेक ओपेरॉन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक ओपेरॉन का डायग्राम वहां पर मेंशन कर दिया किस तरह से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क्स ने प्रपोज किया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लीड्स टू देयर डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन। Acquired characters developed during an organism's lifetime are inherited by offspring। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जितने ज्यादा ऑर्गन को यूज किया जाता है वो उतना ज्यादा डेवलप होता है, और जिसको हम लोग यूज नहीं करते वो धीरे धीरे रिमेनिंग होते हुए क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी वो हमारे काम का नहीं रहता, फॉसिल की फॉर्म में चला जाएगा। ये लेमार्क्स की थियरी थी, ऐसा इन्होंने बोला था। जिराफ का जो नेक है रीजन, तो जिराफ जो अपने नेक को मैक्सिमम लीफ को जो कि हाइट पर थी उनको ईट करने के चक्कर में स्ट्रेच करता था, इसी वजह से आज उसकी नेक काफी लॉन्गर है। तो ज्यादा यूज होने की वजह से वो लॉन्गर है। Through the disproved, Lamarck's theory was the first to propose a mechanism for evolution। यहाँ पर ये एक मैकेनिज्म जो थी इवोल्यूशन की, ये था जिसको बाद में डिस्प्रूव कर दिया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन फॉर द कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से किस तरह से इवोल्यूशन की थ्रू इवोल्यूशन होता है, इसके एविडेंस जो है वो डिस्क्राइब करने हैं हमें। कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमी को कंपेयर करते हुए देखो, कंपैरेटिव एनाटॉमी प्रोवाइड्स द एविडेंस थ्रू होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है शो कॉमन एंसेस्ट्री फोर लिम्स ऑफ द मैमल्स। यहाँ पर इवोल्यूशन के एक एविडेंस है पहला होमोलोगस ऑर्गन, इनके अकॉर्डिंग कंपैरेटिव एनाटॉमी देखते हुए कि होमोलोगस ऑर्गन को अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा लगता है कि फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, होमोलोगस में ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग होते हैं। तो ये ओरिजिन सेम होने का रीजन क्या है कि ये इनके एंसेस्टर से सेम आ रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है ये होमोलोगस ऑर्गन कि हाँ इनके एंसेस्टर सिमिलर होंगे, तभी जाकर तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वह एनाटॉमी सिमिलर काइंड ऑफ है, वरना ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं, इनकी स्पीसीज तो अलग अलग है, लेकिन एंसेस्टर हो सकता है एक ही हो, बाद में अडेप्टेशन को देखते हुए थोड़ा सा डिसिमिलर काइंड ऑफ हो गया। तो ये यहाँ पर इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन। एक एनालोगस ऑर्गन है, ये शो करते हैं कन्वर्जेंट को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, मतलब ये धीरे 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 क्या हो गए, फंक्शन तो सिमिलर काइंड ऑफ कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे इनका एनाटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ ये इन्होंने अपना आपको अडेप्ट कर लिया। एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, remnant of the structure was functional in the ancestor। ये हमारे एंसेस्टर में फंक्शनिंग हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे ये हमारे काम में नहीं आया, तो हमारे अंदर ये धीरे धीरे क्या हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो गए। तो अपेंडिक्स हमारे काम नहीं आता, विजडम टीथ जो होते हैं ये हमारे किसी काम के नहीं आते, उस टाइम काम आते होंगे, तो हमारे एंसेस्टर। तो ये भी एक प्रूफ है। These similarities and differences support the evolutionary relationship among organism। इन स्ट्रक्चर को या प्रूफ को देखते हुए लगता है कि हम इच अदर से थोड़ा बहुत सिमिलर काइंड ऑफ है और हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यानी हमारे एंसेस्टर सिमिलर काइंड ऑफ होंगे। तो एक इवोल्यूशन का बोल सकते हैं प्रोसीजर पता लगता है इससे, तो इवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज इन स्मॉल पॉपुलेशन, यानी स्मॉल पॉपुलेशन में होने वाले जो चेंजेस है रैंडमली, दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एग्जांपल देखते हैं, फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है, अ फ्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन वेयर रेयर एलील्स में बिकम कॉमन। यहां पर फाउंडर इफेक्ट में क्या है कि सडनली कुछ इंडिविजुअल है, उनकी एक पॉपुलेशन छोटी सी, उस इंडिविजुअल पॉपुलेशन में सडनली ऐसे कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और एक न्यू पॉपुलेशन फॉर्म हो गई। तो ये रेयर एलील जो सडनली इस तरह से बिकम हुए, ये कॉमन हो गए, उनके अंदर एक न्यू पॉपुलेशन जनरेट हो गई,
इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है एक स्मॉल पॉपुलेशन के एलील में आने वाले सडन चेंज से एक न्यू पॉपुलेशन जनरेट हो जाना, दैट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट, जिसमें एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। बोटलनेक इफेक्ट, अ पॉपुलेशन drastically reduces due to the natural calamity causing loss of genetic variation। बोटल नेक इफेक्ट जो होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बोटल नेक जो होती है, जो हमने लेमा कॉलम किया था, ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, गिव एन एग्जांपल। जिस तरह से सन से उसकी रेडिएशन स्प्रेड आउट होती है, सेम एज इट इज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जिस तरह से इवॉल्व होता है वो स्प्रेड होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन। वो अपने अडेप्टेशन को लेते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लेता है, इवॉल्व कर लेता है न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक स्पीसीज में मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज दिख जाती है। अडेप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर adapted to the different ecological niches। एग्जाम्पल है बेस्ट डार्विन फिंच ऑन द गैलापागोस जो आइलैंड था, वहां पर इवॉल्व हुई और उसके बीक की साइज जो है वो डिफरेंट हो गई फूड की हैबिटेट की वजह से। एक और एग्जांपल आता है मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आया। मार्सुपियल्स तो आज जो सब दिखते थे वो अदर आइलैंड पर जाकर इतना अडेप्ट कर लिया उन्होंने अपना आप को, एक स्पीसीज ही है और वहां जाकर इतना अडेप्ट कर लिया कि वो बिल्कुल ही अलग दिखने लग गए, तो इस तरह से वो इवॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केस बेस्ड। एन एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू डीएनए a certain DNA segment is transcribed into RNA। This RNA later undergoes the modification before the functioning in the cytoplasm. Some regions of the RNA are the removed during the processing। तो ये RNA जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट गिवन किया हुआ है। इसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट आर द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस कोड। कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है, जब mRNA सिंथेसाइज होता है तो उसके अंदर सम काइंड ऑफ रीजन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनको कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, लाइक एक्सॉन। और जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, कोडन होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस लाइक इंट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस रिमूव्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो हम लोग स्प्लाइसिंग के थ्रू और कैपिंग और टेलिंग के थ्रू इस इंट्रॉन को कट करके रिमूव कर देते हैं, तो ये प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। सी क्वेश्चन है नेम द एंजाइम दैट सिंथेसाइज्ड आरएनए। कौन सा एंजाइम है जो mRNA सिंथेसाइज कर रहा है, तो इसके रेफरेंस में आंसर आता है सी का द आरएनए पॉलीमरेज, जो कि वहां पर mRNA सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू मेन फैक्टर्स दैट रिकॉग्नाइज द स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो कौन ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है और कौन स्टॉप करवाता है, तो सिग्मा फैक्टर तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने में, और रो फैक्टर जो होता है वो एक्चुअली में स्टॉप सिग्नल सेंड करता है। तो इस तरह से रो और सिग्मा फैक्टर ये दोनों, एक तो स्टार्ट कराएगा सिग्मा और रो फैक्टर जो है वो स्टॉप कराएगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये थे इसके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब, लॉन्ग टाइप का, डिस्क्राइब मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो साफ है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच एलील ऑफ अ पेरेंटल जीन segregate in the gamete, that is known as law of segregation। मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो हमने परफॉर्म किया था, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, तो यहाँ पर वो परफॉर्म कर लेते हैं। F1 जनरेशन में हमें सारे टोल, ये थोड़ा बहुत थियोरेटिकली लिखा हुआ है, इसको एक बार पॉज करके देख लेना, मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग,
ये पेरेंट है कैपिटल टी टी, ये टॉल प्लांट को डिनोट करता है और ये ड्वार्फ को। ये पेरेंट ले लिया है हमने। गैमेट फॉर्म करेंगे जब होमोजाइगस कंडीशन हो तो एक एक उठा लो, वही गैमेट होते हैं। जैसे हम लोग क्रॉस कराने जाएंगे तो F1 जनरेशन ऑब्टेन होती है, दोनों गैमेट को एक साथ रख दो, यही F1 जनरेशन है। बिकॉज ऑफ F1 जनरेशन जो होती है वो टॉल है, टॉल में बहुत एलील डिफरेंट होने की वजह से इसको हाइब्रिड बोल देंगे। ये प्लांट बड़े होंगे तो इनको हम लोग पेरेंट सेकंड में काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा पेरेंट सेकंड हो गया। इनमें सेल पोलिनेशन कराएंगे, वही पहले गैमेट फॉर्म करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। फिर क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस हम दो तरीके से कराते हैं, दो मेथड से। एक तो डायरेक्ट पेयरिंग कर लेंगे, पहले फर्स्ट पेयर के फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, देन इसी का उसके सेकंड के साथ क्रॉस करा लेंगे, देन इसके सेकंड का इन दोनों बोथ के साथ क्रॉस कराएंगे। तो ये क्रॉस करा लिया हमने, ये हमें ऑब्टेन हो गया 4 ऑफस्प्रिंग। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये जनरेशन आती है हमारी F2 जनरेशन। क्लियर? इसको चेकर्स बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग। ये जो गैमेट्स हैं इनको चेकर बोर्ड में रख देना है हमें इस तरह से, बोथ के रेफरेंस में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो क्रॉस करो, ये गैमेट को देखो, पहले कैपिटल टी रखा, देन स्मॉल, देन कैपिटल टी स्मॉल। कैपिटल टी क्या, कैपिटल टी के साथ फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं पहले, देन सेकंड रो कंप्लीट करते हैं। तो देखो प्लांट वही, फर्स्ट प्लांट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो सेम ही सीक्वेंस आएगा इस तरह से। पहले फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं, देन सेकंड, और ये ऑब्टेन हो जाता है हमारा। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसके रेशो जो है वो पूछे नहीं तो हम लोग रेशो नहीं बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका ही और करके, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल इन ह्यूमन। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसको क्या, व्हाट इज द सेक्स लिंक्ड, और किसको एक्सप्लेन करना है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रेफर्स टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट हुज जीन आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। जब सेक्स क्रोमोसोम पर वो जीन प्रेजेंट होगा तो उस जीन से ही वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, दैट इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मेनली द एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि मोर मेल्स आर अफेक्टेड, इसका मोर जो है मेल्स हैं सेक्स एक्स लिंक्ड में वो अफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है, तो एक ही एक्स होने की वजह से ये एक्स लिंक्ड होता है। तो अगर इस पर कोई भी जीन प्रेजेंट है, सपोज करो कलर ब्लाइंडनेस का सी प्रेजेंट है, तो एक ही एक्स है और एक्स लिंक्ड होने की वजह से ये डिजीज कॉज हो जाएगा। तो मोस्टली मेल ही इसके थ्रू अफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ एज दे हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम 1। फीमेल्स में भी कैरियर भी हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है बिकॉज ऑफ ये, इसमें अगर डिजीज का एलील प्रेजेंट है, सिंगल होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ऑब्वियस है ये अभी कैरियर हो गए। लेकिन अगर दोनों में प्रेजेंट है जीन जो डिजीज कोज कर रहा था, डिजीज हो जाएगा। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है नॉर्मल भी दिख सकते हैं कैरियर की फॉर्म में और डिजीज भी हो सकता है। फीमेल में भी कैरियर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, लेकिन अफेक्टेड होती है फादर नेवर पासेस द ट्रेट टू द सन। फादर कभी भी अपने सन में इस डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, इनहेरिटेड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ फादर से वाई क्रोमोसोम जाएगा और वाई जो है वो नॉर्मल है सन के अंदर, और ऑब्वियस है सन को कभी डिजीज फादर की वजह से नहीं होगी। तो फादर से कभी भी सन में ये डिजीज जो कि एक्स लिंक्ड है कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती। एग्जांपल देखो कलर ब्लाइंडनेस, याद रखना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो कलर ब्लाइंड में ये एग्जांपल बेस्ट है। इसमें मदर कैरियर हो सकती है और सन में भी कलर ब्लाइंड हो सकता है। क्लियर? इस तरह से हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव डिजीज इसलिए बोला बिकॉज ऑफ ये रेसेसिव कंडीशन में ही क्या करती है, अपना आपको एक्सप्रेस करती है, इसलिए रेसेसिव बोला है। यानी कि इसके जीन को अगर मुझे डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर से डिनोट कर दूंगा, और ये होमोजाइगस कंडीशन में तो डिजीज कोज करेगी एक्स एक्स पर, और अगर एक्स एक्स पर ये
हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये कैरियर हो जाएगी, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, बिकॉज ऑफ ये रेसेसिव डिजीज है तो अपना आपको रेसेसिव कंडीशन में ही डिजीज को शो करने देगी। ब्लड इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है, तो क्लोट जो होता है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाता, इंजरीज के थ्रू ये ब्लीडिंग होती रहती है, तो ये हीमोफीलिया ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव याद रखना। तो स्मॉल सी से डिनोट यानी स्मॉल लेटर से डिनोट करना, इतना याद रखना। जैसे मुझे डिजीज कॉज करनी है तो स्मॉल एच और ये स्मॉल एच है रेसेसिव बहुत होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज कॉज करेंगे, और अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो कैरियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है डकेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी मसल के अंदर डिग्रेडेशन डीजनरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कोज होता है, ये भी एक एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस डिजीज कोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर ऑफ वाटसन एंड क्रिक्स डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को शो करना है, एक्चुअली में डीएनए डबल हेलिक होता है और ये राइट हैंडेड होता है इन जनरली। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इस तरह से शो करते हुए, तो ये एक डीएनए फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ये इस तरह से प्रेजेंट होगा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस है वो सेंटर वाले इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हुए अरेंज होते हैं। इसकी जो एक पिच होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, सॉरी 3.4 नैनोमीटर की, जिसको हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, और 2 नाइट्रोजन बेस के बिटवीन 3.4 नैनोमीटर यानी कि 0.34 एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ पर इसकी जो टोटल विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम सपोज करते हैं, सेंटर वन से यहाँ तक की जो है 1 नैनोमीटर होती है लेंथ, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस इस तरह से, जैसे एडेनिन है तो थायमिन के साथ, गुआनिन है तो साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। एडेनिन ऑलवेज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, सॉरी एडेनिन ऑलवेज डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ बाइंड होती है। तो ये आपको इसमें अंदर याद रखना पड़ेगा। और फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट सैलिएंट फीचर में पहला आता है, डबल हेलिक्स है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ट्विस्टेड होती है राइट हैंडेड हेलिक्स में जो अभी फॉर्म किया था। इसकी जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से फॉर्म होती है, जो कि आपस में कनेक्टेड होती है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। नाइट्रोजन बेस पेयरिंग ऑलवेज टी के एक साथ टी और जी के साथ सी होता है। एटी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होगा। एंटी पैरेलल होती है। एक स्टैंड अगर सॉरी एक स्टैंड अगर 5 to 3 डायरेक्शन होगी तो सेकंड स्टैंड को हमें जस्ट ऑपोजिट 3 to 5 डायरेक्शन यानी एंटी पैरेलल टू ईच अदर होती है। यूनिफॉर्म डायमीटर होता है इसका पर्टिकुलर। प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन पेयरिंग करती है, मेंटेन करती है कांस्टेंट डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, जो अभी मैंने बनाया था। हेलिकल की जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, और उसके अंदर एक पिच के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, वो मैं भूल गया था बोलना। दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड द रेप्लिकेशन, ये एक रेप्लिकेशन करने में हेल्प करती है, और ये एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन को यूकैरियोट के अंदर एक्सप्लेन करना है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यूजिंग एमआरएनए एज अ टेम्पलेट। इसके यहाँ पर हमें स्टेप्स देखनी है। पहला इनिशिएशन, एमआरएनए बाइंड होगा टू द स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट, तो राइबोसोमल यहाँ पर यूज होंगे। एक स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की और एक लार्ज सब यूनिट होती है। क्लियर। तो यहाँ पर बोला कि एमआरएनए जो है वो बाइंड होता है टू द स्मॉल राइबोसोमल, तो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पर एमआरएनए बाइंड होगा इनिशिएशन के लिए। इनिशिएटर टीआरएनए जो है वो कैरिंग करता है मेथायोनिन, तो टीआरएनए आएगा, टीआरएनए फॉर्म करना पड़ेगा हमें ऐसे ऐसे करके।
ये लूप होता है यहाँ। टीआरएनए जो है वो एक अमाइनो एसिड को लेकर आता है यहाँ, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऐड होता है, ये आएगा टीआरएनए। और ये पहला अमाइनो एसिड जो लाता है वो मिथायोनिन होता है। यहाँ पर ई पी और ए साइट होती है। पहला अमाइनो एसिड का जो कोडिंग सीक्वेंस है AUG वो यहाँ प्रेजेंट है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके इस स्टैंड पर होता है। तो जो पहला अमाइनो एसिड विद टीआरएन आता है वो डायरेक्टली पी साइट पर जाकर अटैच हो जाता है यहाँ। तो यहाँ पर मिथायोनिन बाइंड होगा एमआरएनए की इस वाली साइट पर सबसे पहले, और यहाँ से इनिशिएट हो जाता है ट्रांसलेशन। तो मिथायोनिन को कैरी करके लाता है, AUG कोडन प्रेजेंट होता है यहाँ लास्ट सब यूनिट पर, तो उसी के साथ आकर बाइंड हो जाएगा। अब राइबोसोम जो है वो मूव करता है कोडोन टू कोडोन, जिसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और इस तरह से वो वहां पर न्यू न्यूक्लियोटाइड को लाकर बाइंड करते रहेगा, और एक पेप्टाइड चेन की जो है वो चेन बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन चेन, जो कि बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलोंगेशन होता है जैसे ही चेन बनना स्टार्ट होगी। फिर आता है टर्मिनेशन, लास्ट में स्टॉप कोडोन आएगा जो कि ए साइट पर होता है, जिसको रीड आउट किया जाएगा, सिग्नल्स प्रोवाइड किया जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन पर, और उसकी वजह से UAG और UGA स्टॉप कोडोन है, जिसको आरएनए प्राइमर जो है वो पॉलीमरेज रीड आउट कर लेता है, और जैसे वो रीड आउट करेगा तो वो सिग्नल देता है स्टॉप को, और वहां पर स्लाइड करना बंद, तो वहां से ही ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसके मेन सिग्निफिकेंस है ये करेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ही बाइंड करता है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करेगा। प्रोटीन जो है हमारी लाइफ के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, नीडेड है, क्योंकि यही प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं जो एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म करने में, बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। क्लियर? तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा ट्रांसलेशन वाला। इसको हम लोग डायग्रामेटिक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये स्मॉल यूनिट होती है और ये लास्ट सब यूनिट है। इस पर अब mRNA आके बाइंड होगा, ये mRNA, ठीक है। अब यहाँ पर साइट है, कुछ ढंग से देखना है। यहाँ पर साइट क्या है, यहाँ पर E साइट है, यहाँ पर P साइट है, और यहाँ A साइट होती है 1 2 3 जगह पर। यहाँ पर AUG कोडोन होता है। यहाँ पर जो पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए ट्रांसफर करता है, तो वो टीआरएनए ये स्लाइड करती है एक्चुअली एमआरएनए पर। ये स्मॉल यूनिट है राइबोसोम के लिए, लार्ज सब यूनिट है ये एमआरएनए पर। इसको एमआरएनए सपोज करो तो ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऐसे बाइंड है, और ये ऐसे स्लाइड करने वाली है। ये स्लाइड करेंगे तो इधर से जो है वो टीआरएनए किसको लेकर आ रहा है, अमाइनो एसिड को। तो अमाइनो एसिड को बाइंड करके एक पेप्टाइड चेन बनाएगा। मेनी काइंड ऑफ पेप्टाइड चेन आपस में कनेक्ट हो गए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, उसी को बोलते हैं प्रोटीन। तो टीआरएनए यहाँ पर देखो, ये टीआरएनए जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ये टीआरएनए आया, टीआरएनए के, ये टीआरएनए को मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म करके शो कर देता हूँ। ये टीआरएनए जो है इस तरह से लेकर आता है। इसकी ये वाली जो एंटीकोडोन साइट है, इस पर इस AUG के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और ये मिथायोनिन को लेकर आता है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये मिथायोनिन अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो यहाँ पर बाइंड होगा, इसके पास क्या है, मिथायोनिन प्रेजेंट है, ये बाइंड हो गया। जैसे ही ये न्यू अमाइनो एसिड को लेकर आएगा नेक्स्ट टीआरएनए, तो दूसरा टीआरएनए, पहला याद रखना पी साइड पर बाइंड होता है डायरेक्ट, बिकॉज ऑफ पी साइड पर AUG सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस, जो इसके कोडिंग सीक्वेंस एंटी कोडोन सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए डायरेक्टली पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए के थ्रू पी साइड पर ही बाइंड होगा, ना कि A पर। आने वाले सारे जो है वो A साइड पर बाइंड होंगे। तो सपोज करो एक और टीआरएनए आ गया, और ये टीआरएनए जो है एक और अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, तो ये अमाइनो एसिड सेकंड हो गया, है ना। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इस एमआरएनए पर स्लाइड करेगा, तो जैसे ये स्लाइड करेगा तो ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और A साइड खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर न्यू आकर बाइंड होगा। तो ठीक है, तो इसको आगे खिसका दे, तो ये टीआरएनए को मैंने यहाँ खिसका दिया, ये मिथायोनिन के साथ है, ये E पर आ गया।
यहाँ पर अमाइनो एसिड 2 आ गया और यहाँ पर अमाइनो एसिड 3 आ गया। और फिर आगे स्लाइड होगा तो ये अमाइनो एसिड अब बाहर निकल जाएगा, तो ये टीआरएनए यहाँ से सेपरेट हो जाने वाला है, बाहर निकल जाएगा। ये मिथाइलिन के साथ बाहर निकल गया। यहाँ पर अमाइनो एसिड अब सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा और यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। तो जैसे अमाइनो एसिड सेपरेट हुआ, अब इन अमाइनो एसिड के बीच में एक चेन बनना स्टार्ट होगी। अमाइनो एसिड के चेन को हम लोग जैसे 2 to 3 अमाइनो एसिड बाइंड होंगे तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड चेन। अब मेनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे ही बाइंड होते रहेंगे तो ऐसे मेनी काइंड ऑफ पेप्टाइड बनेंगे, तो और पेप्टाइड बन गए। सपोज करो यहाँ पर आगे स्लाइड होते हुए तो ये पेप्टाइड आपस में बाइंड होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस तरह से अमाइनो एसिड की एक चेन बनेगी, अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड और पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और इस तरह से ये अमाइनो एसिड बाइंड होते हुए एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर लेंगे। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलने वाले हैं, प्रोटीन बोलने वाले। क्लियर? तो इस तरह से स्लाइड होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से टीआरएनए बाहर निकलता रहेगा विद अमाइनो एसिड, इनके बीच में क्या बनता जाएगा, बॉन्ड बनते जाएंगे आपस में, पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड चेन और ये बना देगी प्रोटीन। लास्ट में यहाँ पर ए साइड पर स्टॉप कोडॉन आएंगे यूएजी, यूएए, यूजीए। और जैसे ही यहाँ पर एमआरएनए पे या आरएनए पॉलीमरेज को रीड आउट करेगा, यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देगा, मतलब केवल प्रोटीन यहाँ तक ही बनेगा। तो स्टॉप कोडॉन का रीड आउट करने के बाद ये ट्रांसलेशन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये होता है ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। तो ये था हमारा 12th सीबीएसई का B2 सेकंड पेपर जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और निशान के साथ पढ़ते रहिए।